हेलो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये भाग दूसरे का गांधी जी द्वारा लिखी गई बुक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ का भाग दूसरे का ये थर्ड पार्ट है। इसमें देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। 15 से लेकर 21 तक देखेंगे इसमें। धार्मिक आस्था। अब एक बार फिर बारी है क्रिश्चियन दोस्तों के साथ मेरे प्रयोगों की। मिस्टर बेकर मेरे भविष्य के बारे में बहुत चिंतित थे। वे मुझे विलिंगटन सम्मेलन में ले गए। प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन कुछ वर्षों के अंतराल में धार्मिक ज्ञान और आत्म शुद्धि के लिए इस तरह की सभा करते रहते थे। इसे धार्मिक बहाली या पुनर्स्थापना स्थापना या पुनर्प्रवर्तन भी कहा जा सकता है। विलिंगटन सम्मेलन इसी प्रकार का था। इसके अध्ययन एक दिव्य पुरुष श्रद्धेय एंड्रू मुरे थे। मिस्टर बेकर को आशा थी कि उस सम्मेलन में धार्मिक उत्थान का वातावरण होगा और वहाँ के लोगों के उत्साह और सच्ची श्रद्धा देखकर मैं ईसाई धर्म अपनाने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। उनकी अंतिम आशा प्रार्थना की प्रभावकारिता पर टिकी हुई थी। उनका प्रार्थना पर अटूट विश्वास था। उनकी सोच थी कि ईश्वर उस प्रार्थना को स्वीकार जरूर सुनता है जिसे दिल की गहराइयों से किया जाता है। वे कुछ लोगों के उदाहरण देते जैसे ब्रिस्टल के जॉर्ज मुलर, जो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी प्रार्थना पर निर्भर थे। मैंने उनके प्रवचन को एकटक सुना और उनको आश्वस्त किया कि अब मुझे ईसाई धर्म अपनाने की कोई रोक नहीं सकता था। यदि मुझे उनका आह्वान सुनाई देगा, मुझे यह आश्वासन देने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, क्योंकि मैंने काफ़ी समय में स्वयं को अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना सिखा दिया था। मुझे उसके आगे नतमस्तक होना अच्छा लगता था। इसके प्रतिरोध में कुछ भी करना मुझे पीड़ा देता और उसे करना मुझे कठिन लगता। इसी प्रकार हम विलिंगटन गए। मिस्टर बेकर को मेरी तरह की एक काले आदमी को एक साथी की तरह ले जाना अखर रहा था। उन्हें केवल मेरी वजह से कई अवसरों पर कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थी। हमें रास्ते में अपनी यात्रा रोकनी पड़ी थी, क्योंकि उसमें से एक रविवार का दिन भी पड़ा था और मिस्टर बेकर और उनके सहयोगी विश्राम सब्बात के दिन यात्रा नहीं करते थे। यद्यपि उस स्टेशन होटल का मैनेजर मुझे ठहराने के लिए राजी हो गया था, लेकिन मेरे डाइनिंग हॉल में न जाने के लिए वह अड़ गया था। मिस्टर बेकर इतनी जल्दी हार मानने वाले में से नहीं थे। वे अतिथि के अधिकार के लिए खड़े रहे, लेकिन मैं उनकी परेशानियां देख सकता था। विलिंगटन में भी मैं मिस्टर बेकर के साथ रुका था। अपनी परेशानी छुपाने के बावजूद उन्हें थोड़ी बहुत कठिनाइयां हो रही थी। मैं यह सब देख सकता था। यह सम्मेलन धार्मिक ईसाइयों को एक जगह एकत्रित करने के लिए था। मुझे उनका विश्वास देखकर प्रसन्नता हुई। मैं श्रद्धेय मुरे से मिला। मैंने देखा उनमें से कई मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। मुझे उनके कुछ गीत पसंद आए। वे बहुत सुरीले थे। सम्मेलन 3 दिन चला। मैं उन भक्तों की भक्ति को समझ सकता था और उनकी प्रशंसा कर रहा था, लेकिन मैं ऐसा कोई कारण नहीं देखा जिसमें मैं अपना विश्वास बदल सकूं। यानी मेरे धर्म के लिए असंभव था यह विश्वास करना कि केवल ईसाई बनने पर ही मैं स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त कर सकता था। जब मैंने यह बात खुलकर अपने अच्छे ईसाई मित्रों को बताई तो उन्हें बहुत धक्का लगा, लेकिन उनके लिए कोई सहायता उपलब्ध नहीं थी। मेरी कठिनाई
इससे कहीं ज़्यादा थी। इस पर विश्वास करना कि यीशु न केवल ईश्वर के अवतार थे, बल्कि जिनका उन पर विश्वास था कि वे आजीवन जीवित रहेंगे। यदि ईश्वर के पुत्र हो जाते हैं, तब हम सब उनके पुत्र हैं। यदि जीसस यानी यीशु ईश्वर की तरह हैं या स्वयं ईश्वर हैं, तब सभी मनुष्य ईश्वर के सामने हैं और वह स्वयं ईश्वर हो सकता है। मेरी बुद्धि इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि जीसस यीशु ने अपनी मृत्यु और अपने रक्त के द्वारा पूरे संसार के पापों को खत्म कर दिया था। यदि इसे एक प्रतीक की तरह देखा जाए तो यह इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। ईसाइयत के अनुसार केवल मानव के पास आत्मा है और अन्य जीवों में नहीं, जिनके लिए मृत्यु का अर्थ पूर्ण विनाश है। मेरा इसके विपरीत विचार था। मैं यीशु को केवल एक शहीद की तरह स्वीकार कर सकता था, लेकिन उन्हें के अकेला एक सबसे उत्कृष्ट या आदर्श व्यक्ति नहीं स्वीकार सकता और यह कि उनके जैसा अभी तक पैदा नहीं हुआ था। क्रॉस पर उनकी मृत्यु विश्व के लिए एक महान उदाहरण था, लेकिन उसमें कुछ रहस्यमय या चमत्कारी गुण नहीं था जिसे मेरा हृदय स्वीकार नहीं कर सकता था। ईसाइयों के पवित्र जीवन ने मुझे कुछ ऐसा विशेष नहीं दिया जिसे दूसरे धर्म मनुष्य नहीं दे सकते थे। मैंने दूसरों के जीवन में भी इस तरह का सुधार देखा था जिनके बारे में मैंने अन्य ईसाइयों से सुना था। क्रिश्चियन सिद्धांत में ऐसा कुछ विशेष आदर्श विचार नहीं है। यदि बलिदान की दृष्टि से देखा जाए तो मुझे लगता है कि हिंदुओं में ईसाई धर्म से कहीं ज़्यादा ऐसे दृष्टांत हैं। मेरे लिए ईसाई धर्म को एक आदर्श धर्म या सब धर्मों में सर्वश्रेष्ठ की तरह स्वीकार करना असंभव था। जब भी कोई अवसर होता, तब मैं मन में चल रहे इस द्वंद्व को मैं अपने क्रिश्चियन मित्रों के साथ बांटता रहता, लेकिन उनके उत्तर मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए। इस प्रकार यदि मैं क्रिश्चियन धर्म को उत्तम या श्रेष्ठ नहीं समझता था, तो मैं हिंदू धर्म से भी पूरी तरह से अस्वस्थ नहीं था। हिंदू धर्म की कमियां मुझे स्पष्ट दिखती थी। यदि अस्पष्टता हिंदुत्व का हिस्सा था, तो यह सड़ा हुआ हिस्सा या कोई बाहरी चीज़ हो सकती थी। इतने वर्ग और जातियों का होना कभी मेरी समझ में नहीं आया। यह कहने का क्या अर्थ था कि वेद ईश्वर से प्रेरित शब्द थे? यदि वे प्रेरणा थे, तब बाइबिल और कुरान क्यों नहीं थे? जिस प्रकार मेरे क्रिश्चियन मित्र मेरा धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय मेरे मुसलमान दोस्त भी कर रहे थे। अब्दुल्ला सेठ मुझे इस्लाम की पढ़ाई के लिए उकसाते रहते और उनके पास हमेशा इसकी खूबसूरती के बारे में बताने के लिए कुछ न कुछ रहता। मैंने अपनी परेशानियों के बारे में राजचंद्र भाई को बताया। मैंने भारत के अन्य धार्मिक अधिकारियों के साथ पत्र व्यवहार किया और उनके जवाब भी प्राप्त किए। रायचंद भाई के पत्र ने मुझे बहुत सांत्वना दी। उन्होंने मुझे धैर्य रखने को कहा और हिंदू धर्म को गहराई से पढ़ने के लिए कहा। उनका एक वाक्य इस प्रकार था: प्रश्न को बिना पक्षपातपूर्ण भावना से देखने के बाद मुझे पक्का यकीन है कि किसी भी अन्य धर्म में हिंदू की तरह इसकी आत्मा को देखने की दृष्टि या दानशीलता, सूक्ष्म और गहरी सोच नहीं है। मैंने सेल की अनुवाद की हुई कुरान पुस्तक को खरीदा और इसे पढ़ना शुरू किया। मैंने इस्लाम धर्म पर और पुस्तकें भी खरीदी। मैंने इंग्लैंड के अपने क्रिश्चियन दोस्तों के साथ चर्चा भी की। इनमें से एक ने मेरा परिचय एडवर्ड मिंटलैंड के साथ करवाया, जिनके साथ मैंने पत्राचार शुरू किया। उन्होंने मुझे द परफेक्ट वे भेजी। इस पुस्तक को
उन्होंने अन्ना क्रिश्चियन फोर्ड के साथ मिलकर लिखा था। इस पुस्तक सामयिक ईसाई विश्वास का तिरस्कार करती थी। उन्होंने मुझे और एक किताब भेजी, द यू इंटरप्रिटेशन ऑफ दी बाइबल। मुझे दोनों पुस्तकें बहुत सुंदर आई। ऐसा लगता था जैसे वह हिंदुत्व के पक्ष में पक्षकार हो। टॉल्स्टॉय की द किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू ने मुझे अभिभूत कर दिया। इसने मुझ पर अमिट छाप छोड़ी। आज़ाद विचार, गहन नैतिकता और इस पुस्तक की सच्चाई के सामने सभी किताबें जिन्हें मिस्टर कोट्स ने मुझे दी थी, वे सब इसके सामने फीकी पड़ गई थी। इस प्रकार मेरा अध्ययन मुझे ऐसी दिशा में ले गया जिसके बारे में मेरे ईसाई दोस्त ने सोचा भी नहीं था। मेरा एडवर्ड मैंटलैंड के साथ पत्र व्यवहार काफ़ी लंबा चला था और रायचंद्र भाई के साथ जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक चला। मैंने उनके द्वारा कुछ पुस्तकों को पढ़ा। उनमें पक्षीकर्ण, मणि रत्नमाला, मुमुक्षु प्रकरण, आप योग, वशिष्ठ, हरिभद्र, सूर्य की षट्दर्शन समुच्चय और कई अन्य पुस्तकों को पढ़ा। यद्यपि मैंने यह रास्ता लिया जिसे मेरे ईसाई दोस्त ने मेरे लिए नहीं चुना था, लेकिन मैं हमेशा उनका कर्जदार रहूँगा धर्म की उस जानकारी के लिए जो उन्होंने मेरे अंदर जगाई। 16 ईश्वर की इच्छा के आगे मनुष्य दुर्बल। केस खत्म हो चुका था। मेरे पास प्रिटोरिया में रहने का कोई कारण नहीं था, इसीलिए मैं डरबन वापस गया और अपने घर लौटने की तैयारी करने लगा। लेकिन सेठ अब्दुल्ला ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो यूं ही मुझे जाने देते। उन्होंने मेरे सम्मान में सिडेनहम में विदाई पार्टी दी। प्रस्ताव रखा गया कि पूरा दिन वही गुजारा जाएगा। जब मैं दैनिक अखबारों में के पन्ने पलट रहा था तब मैंने देखा कि वहाँ भारतीय मताधिकार शीर्षक से वहाँ कोने में एक अनुच्छेद था। यह उस बिल से संबंधित था जो विधानमंडल के सदन में रखा जाना था और जो भारतीयों को नेटल के विधानमंडल सदन में सदस्यों को चुनने के अधिकार से वंचित करवाने के लिए पेश किया जाना था। मुझे बिल के बारे में जानकारी नहीं थी और अन्य मेहमानों को भी कुछ नहीं पता था जो वहाँ एकत्रित हुए थे। मैंने अब्दुल्ला सेठ से इसके बारे में पूछा। उन्होंने कहा, हम इन मामलों को कैसे समझ सकते हैं? हमें केवल वही बातें पता हैं जिसका संबंध हमारे व्यापार से है। जैसा कि आपको पता है कि ऑरेंज फ्री स्टेट में हमारा पूरा व्यवसाय बाहर कर दिया गया है। हमने इसका विरोध किया लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम सब अक्षम और अनपढ़ हैं। सामान्यतः हम अखबार को दैनिक बाजार और उनके मूल्य को जानने के लिए पढ़ते हैं। हमें कानून के बारे में क्या पता है? यहाँ के वकील हमारी आँखें और कान हैं। मैंने कहा, यहाँ पर कितने युवा हैं जो यहाँ यदि पैदा हुए और पढ़ें, और क्या वे आपकी मदद नहीं करते? अब्दुल्ला सेठ हताशा के साथ जोर से बोले, वे हमारे पास कभी नहीं आते और यदि आपको सच में बताया जाए तो हम भी उन्हें पहचानने और जानने की परवाह नहीं करते, क्योंकि वे ईसाई हैं और श्वेत पादरियों के अंगूठे के नीचे हैं जो सरकार के आदमी हैं। इसने मेरी आंखें खोल दी। मुझे लगा कि इस वर्ग को हमें अपना बनाना चाहिए। क्या ईसाई धर्म का यह धर्म अर्थ था? क्या वे भारतीय नहीं रहते केवल इसीलिए कि उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया है? लेकिन मैं तो घर वापस जाने वाला था और जो कुछ मेरे मन में चल रहा था उसे कहने में मैं हिचकिचा रहा था। मैंने सीधे अब्दुल्ला सेठ से कहा, यह बिल यदि कानून बन गया तो हम सबके लिए बहुत कठिन होगा। यह ऐसा है जैसे हम अपनी कब्र खुद ही खोद रहे हैं।
यदि हमारे स्वाभिमान की जड़ पर चोट मार रहा है। हो सकता है, अब्दुल्ला ने दोहराया। मैं तुम्हें इस चुनाव के प्रश्न की उत्पत्ति के बारे में बताता हूँ। हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन मिस्टर एक्सकाम्बे, जो हमारे सर्वोच्चतम वकील हैं, जिन्हें आप भी जानते हैं, उन्होंने हमारे दिमाग में यह विचार डाला। तभी ऐसा हुआ। वे एक योद्धा हैं। उनके और वार्फ इंजीनियर के बीच में प्यार बरकरार है। उन्हें लगा कि इंजीनियर उन्हें उनके वोट से वंचित कर देगा और उन्हें चुनाव में हरा देगा। इसीलिए हमारी स्थिति को देखते हुए वे हमारे पास आए और उनके कहने पर हमने अपने को वोटर की तरह रजिस्टर किया और उन्हें वोट दिया। इसीलिए अब आप समझ गए होंगे कि इस वोट का हमारे लिए कोई मूल्य नहीं है, जितना आप इसे समझ रहे हैं। लेकिन हम समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं, आपकी क्या सलाह है। दूसरे मेहमान इस वार्तालाप को ध्यान से सुन रहे थे। उनमें से एक ने कहा, क्या मैं बताऊं हमें क्या करना चाहिए? आप अपना टिकट इस जहाज़ का निरस्त करें, यहाँ 1 महीने और रहें और जैसा आप कहेंगे वह वैसे लड़ेंगे। अन्य सभी इससे सहमत थे। उन्होंने कहा, अब्दुल्ला सेठ, आपको गांधी भाई को रोक लेना चाहिए। सेठ का चालाक आदमी थे। उन्होंने कहा, अभी मैं इन्हें नहीं रोक सकता। आपको भी इन्हें रोकने का उतना ही अधिकार है जितना मेरा है। आप सब ठीक कहते हैं। हम सभी इन्हें रोकने के लिए राजी करते हैं, लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि बैरिस्टर हैं। उनकी फीस क्या फीस के जिक्र में मुझे दुखी किया। मैंने बीच में कहा, सेठ अब्दुल्ला, फीस लेने का प्रश्न ही नहीं है। सामाजिक कार्य के लिए कोई फीस नहीं हो सकती। मैं रुक सकता हूँ यदि मुझे रुकना पड़े, लेकिन एक नौकर की तरह। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं इन सब मित्रों को नहीं जानता हूँ, लेकिन यदि आपको विश्वास है कि वे सब सहयोग करेंगे, मैं 1 महीने और रुकने को तैयार हूँ। फिर भी एक बात है, यद्यपि आपको मुझे कुछ नहीं देना है, लेकिन इस तरह के कार्यों को बिना किसी फंड के शुरू नहीं किया जा सकता है। हमें टेलीग्राम भेजने होंगे, हमें कुछ साहित्य भी छपवाना पड़ेगा, इधर उधर की जानना पड़ेगा, स्थानीय वकीलों से भी सलाह लेनी पड़ेगी, और मुझे आपकी कानून भी नहीं मालूम है। यह बिना पैसे के नहीं किया जा सकता है, और यह साफ है कि एक आदमी इस काम के लिए काफ़ी नहीं है। इसकी सहायता के लिए बहुत लोगों को आगे आना पड़ेगा। फिर लोगों ने एक साथ कहा, अल्लाह महान है और दयावान है। पैसा आ जाएगा। आदमी यहाँ है और जितना आप चाहे मिल जाएगा। कृपा करके आप रुकने के लिए यहाँ कह दें, सब कुछ अच्छा रहेगा। इस प्रकार विदाई पार्टी का कार्यकारी कमेटी में बदल गई। मैंने जल्दी खाने की सलाह दी और घर वापस पहुंचने को कहा। मैंने अपने दिमाग में अपने प्रचार की रूपरेखा तैयार कर ली। मैंने कुछ लोगों के नाम चुने जिनके नाम वोटर लिस्ट में थे और 1 महीने प्रिटोरिया में रुकने का मन बना लिया। इस प्रकार ईश्वर के दक्षिण अफ्रीका में मेरे जीवन का आधार रखा और राष्ट्रीय आत्म सम्मान के लिए लड़ने का बीज का बोया। 17. नेटल में बसना। सेठ हाजी मोहम्मद दादा सन 1893 में नेटल के भारतीय समुदाय के सबसे बड़े नेता माने जाते थे। आर्थिक रूप से सेठ अब्दुल्ला हाजी अहमद उन सब के मुखिया थे, लेकिन वे और अन्य हमेशा सार्वजनिक मामलों में सेठ हाजी मोहम्मद को प्रथम स्थान देते थे। इसीलिए उनकी अध्यक्षता में अब्दुल्ला सेठ के घर पर एक सभा रखी गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि मताधिकार बिल का विरोध किया जाएगा। स्वयंसेवकों को नामांकित किया गया। नेटल में जन्मे भारतीय ज़्यादातर ईसाई युवा थे। उनको इस सभा में आने के लिए आमंत्रित किया गया।
मिस्टर पाल जो डरबन कोर्ट में दुभाषी थे और मिस्टर सुबहान गॉडफ्रे जो मिशन स्कूल के हेडमास्टर थे, वे भी वहां उपस्थित थे और वे ही बड़ी संख्या में ईसाई युवाओं को सभा में लाए थे। इन सबने स्वयंसेवक बनने के लिए नामांकन भरा। कई स्थानीय व्यापारी भी नामांकित किए गए, जिनमें सेठ दाऊद मोहम्मद कसम, करीमुद्दीन, अदमजी मियाँ खान, कोलांदावेलु पिल्लाई, सी लच्छी राम, रंगास्वामी, पड़ी याची, अहमद जीवा, पारसी रुस्तम जी भी वहाँ थे। क्लर्कों में मैसर्स मानेकजी, जोशी, नरसिम्हन और अन्य थे। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी और अन्य बड़ी फर्मों के कर्मचारी भी शामिल थे। इस प्रकार उनको आमंत्रित करके और उसमें भाग लेना सबके लिए उनके जीवन का एक नया अनुभव था। उस आपदा ने पूरे समुदाय को एक कर दिया था। सब तरह के आपसी भेदभाव जैसे ऊंचा नीचा, छोटा और महान, मालिक और नौकर, हिंदू मुस्लिम, पारसी ईसाई, गुजराती मद्रासी, सिंधी सब कुछ भुला दिया गया था। सब मातृभूमि के बच्चे और नौकर थे। बिल पास हो गया था या पास होने वाला था। इसके दूसरे सत्र में वह भाषण जिसमें भारतीयों ने उस कड़े बिल के विरोध में कुछ नहीं बोला था, वह साबित करता था कि वे इस मताधिकार बिल के लिए एकदम अयोग्य थे। मैंने सभा में सारी स्थिति को समझाया। सबसे पहले हमने सभा के स्पीकर को एक टेलीग्राफ भेजा जिसमें बिल पर आगे बहस को स्थापित करने की याचना की गई थी। इसी तरह का टेलीग्राफ प्रधान सर जॉन रॉबिन्सन और अन्य मिस्टर एक्सकाम्बे जो दादा अब्दुल्ला के मित्र थे उनको भेजा गया। स्पीकर ने तुरंत जवाब दिया कि बिल पर बहस 2 दिन के लिए स्थगित की जाती है। इस खबर ने हमारे दिलों को खुशियों से भर दिया। विधान सभा में जिस याचिका प्रस्तुत करना था उसे तैयार किया गया। 3 प्रतिलिपियों को तैयार करना था और एक अतिरिक्त कॉपी प्रेस के लिए जरूरी थी। यह भी प्रस्ताव रखा गया कि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हस्ताक्षर लिए जाने थे और यह सब काम एक रात में करना था। स्वयंसेवी जिन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था और कई अन्य रात भर बैठे रहे। मिस्टर आर्थर एक वृद्ध व्यक्ति जो हस्तलिपि के लिए जाने जाते थे, उन्होंने मुख्य कॉपी को तैयार किया। अन्य कॉपियों को किसी ने पढ़कर दूसरे से लिखवाया। इस प्रकार 5 कॉपियाँ एक साथ तैयार हो गई। व्यापारी स्वयंसेवक अपनी गाड़ियों में और किराए में ली गई गाड़ियों में याचिका पर ज़्यादा से ज़्यादा हस्ताक्षर एकत्रित करने के लिए गए। सब कुछ जल्दी तैयार हो गया और याचिका को भेज दिया गया। अखबारों ने इसे अनुकूल टिप्पणी के साथ छाप दिया। इसकी वजह से विधानसभा पर अनुकूल असर पड़ा। इस पर हाउस में बहस की गई। इसके पक्षकारों ने इसके बचाव में दलील दी, लेकिन जाहिर है वजह बहुत हल्की थी। इसके जवाब में याचिका की दलीलें बहुत दलीलें मजबूत थी। इसके बावजूद बिल पास हो गया। हम सब जानते थे कि यह पहले से लिया हुआ फैसला था, लेकिन आंदोलन ने समुदाय में एक नया जीवन फूंक दिया था। उसके सामने यह विश्वास जागा कि समुदाय एक है और उसे भेदा नहीं जा सकता था।
यह उनका कर्तव्य है कि वे अपने राजनीतिक अधिकारों और व्यापार करने के अधिकारों के लिए लड़े। इस समय लॉर्ड रिपन उपनिवेश के राज्य सचिव थे। यह निर्णय लिया गया कि उन्हें एक विशाल याचिका दी जाए। यह कोर्ट छोटा कार्य नहीं था और इसे एक दिन में नहीं किया जा सकता था। स्वयं सेवक को नामांकित किया गया और सभी ने अपने अपने हिस्से का काम किया। मैंने याचिका की रूप रेखा बनाने में काफ़ी परेशानी उठाई। मैंने उस विषय पर उपलब्ध सभी साहित्य को पढ़ा। मेरा तर्क सिद्धांत और मुनाफे के इर्द गिर्द केंद्रित था। मैंने तर्क दिया कि हमें नेटल में वोट देने का अधिकार था, जैसे मताधिकार हमें भारत में है। मैंने जोर दिया कि इसे बनाए रखने में समझदारी है, क्योंकि मताधिकार का उपयोग करने वाली संख्या बहुत कम थी। 15 दिनों में 10,000 हस्ताक्षर मिल गए थे। इतनी बड़ी संख्या में हस्ताक्षरों को लाना, वह भी पूरे प्रांत से, कोई छोटी कार्य नहीं था, विशेषकर तब जब कोई लोग इस तरह के काम करने में एकदम नए और पूरी तरह से अनजान थे। इसके लिए विशेष रूप से सशस्त्र और कुशल स्वयंसेवकों को इस कार्य के लिए चुना जाना था, क्योंकि यह निर्णय लिया गया था कि एक का भी हस्ताक्षर तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक हस्ताक्षरकर्ता याचिका को समझ नहीं जाता। गांव दूर दूर तक फैले हुए थे। यह काम तब तक नहीं किया जा सकता था जब तक कार्यकर्ता इसे पूरी दिल से ना करें, और उन्होंने ऐसे ही किया। सबने अपना कार्य बहुत उत्साह के साथ किया। लेकिन जैसे जैसे मैं इन लाइनों को लिख रहा हूँ, मेरे सामने सेठ दाऊद मोहम्मद, रुस्तम जी, अदम जी, मियाँ खान और अहमद जिया के चेहरे साफ साफ आते हैं चेहरे साफ साफ आते हैं। वे सबसे ज़्यादा संख्या में हस्ताक्षर लाए। दाऊद सेठ अपनी गाड़ी में दिन भर चलते रहते। यह मेहनत का फल था। किसी ने भी कोई खर्चा नहीं मांगा। दादा अब्दुल्ला का घर कभी कारवा की सराय बन जाता तो कभी सार्वजनिक ऑफिस। मेरे कई बड़े पढ़े लिखे मित्रों ने मेरी सहायता के लिए की और कई अन्य यहाँ अपना खाना खाते। इस प्रकार हर सहायक का काफ़ी खर्चा हुआ। आखिरकार याचिका जमा कर दी गई। ये 1,000 कापियाँ बांटने के लिए छपाई गई। इसने पहली बार भारत की जनता को उस समय की नेटल की परिस्थितियों के बारे में बताया। मैंने सभी अखबारों और प्रकाशकों को, जिन्हें मैं जानता था, उन्हें इस याचिका की प्रतियां भिजवाई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने याचिका पर अपने मुख्य लेख में भारतीयों की मांग का जोरदार समर्थन किया। इसकी प्रतियोगिता को इंग्लैंड के पत्रकारों और प्रचारकों को भेजा गया, जो विभिन्न पार्टियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लंदन टाइम्स ने हमारे दावों का समर्थन किया और हमें उम्मीद होने लगी कि बिल पर वीटो किया जाएगा। अब नेटल को छोड़कर मेरे लिए असंभव था। भारतीय मित्रों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था और मुझे पर जोर डाल रहे थे कि मैं हमेशा के लिए यहीं रह जाऊं। मैंने अपनी कठिनाइयों को बताया। मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मैं जनता के खर्चों पर नहीं रहूंगा। मुझे लगा कि मेरे पास एक अलग घर होना चाहिए। मैंने सोचा घर अच्छा और अच्छी जगह पर होना चाहिए। मेरा यह भी विचार था कि मैं समुदाय पर बोझ नहीं बना रह सकता था जब तक कि मैं उसी तरह से न रहूं जैसा कि एक बैरिस्टर को रहना चाहिए। मुझे यह भी लगा कि किसी घर को अच्छे स्तर से चलाने के लिए कम से कम 300 पाउंड की आमदनी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि यदि समुदाय के सदस्य मुझे उतने कार्य की गारंटी देते हैं जितना कम से कम मुझे चाहिए, तभी मैं रुक सकता हूँ। मैंने अपना निर्णय उन्हें बताया। लेकिन उतनी राशि हम चाहते हैं आप सार्वजनिक कार्य से कमाए और इतना हम आसानी से एकत्रित कर सकते हैं। यह राशि उस राशि से एकदम अलग होगी
जो आप निजी कानूनी कार्य के लिए फीस के रूप में लेंगे। नहीं, मैं सार्वजनिक कार्य के लिए आप लोगों से पैसा नहीं ले सकता। मैं कहा, और इस कार्य में मेरे बैरिस्टर के कौशल की ज़रूरत नहीं होगी। मेरा असली काम आप लोगों से काम करवाना है। इसके लिए मैं पैसा कैसे ले सकता हूँ? और फिर मैं आपसे सार्वजनिक कार्य के लिए फंड की याचना करता रहूँगा। यदि मैं अपना रहन सहन आपसे लूँगा तो आपसे बड़ा फंड मांगने योग्य नहीं रहूँगा। तब हमारा काम ठप हो जाएगा। इसके अलावा मैं चाहता हूँ समुदाय 300 पाउंड से कहीं ज़्यादा का फंड सार्वजनिक कार्य के लिए जुटाए। लेकिन हम कुछ समय से आपको जानते रहे हैं और हमें यकीन है ज़रूरत से ज़्यादा धन आप कभी नहीं निकालेंगे। और यदि हम चाहते हैं कि आप यहाँ रहें तो क्या हमें आपके खर्चों को नहीं देखना है? यह आप लोगों का प्यार और वर्तमान का उत्साह है जिसकी वजह से आप यह सब कर रहे हैं। हम कैसे निश्चित होंगे कि यह प्रेम और उत्साह हमेशा बना रहेगा? एक दोस्त और नौकर की तरह मुझे आपको कभी कभी कठोर बातें कहनी पड़ेगी, लेकिन ईश्वर ही जानता है कि क्या तब तक मुझ पर अपना स्नेह बना रहेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए किसी प्रकार की तनख्वाह स्वीकार नहीं करनी चाहिए। यह काफ़ी है कि आप सब अपने कानूनी काम के लिए मुझ पर विश्वास करते हैं। यह भी आप पर भारी हो जा सकता है। आपकी वजह है कि मैं गोरा बैरिस्टर नहीं हूँ। यहाँ का न्यायालय मेरे प्रति किस तरह की प्रतिक्रिया देगा? नहीं, मुझे इस बात पर यकीन है कि मैं यहाँ किस तरह का वकील साबित होऊंगा। इसीलिए यदि आप मुझे यहाँ इस कार्य के लिए रोकते हैं तो आप भी एक प्रकार का खतरा मोल ले रहे हैं। आपका इस कार्य को मुझे देना मेरे लिए मेरी सार्वजनिक सेवा करने का पुरस्कार होगा। इस विचार विमर्श के बाद करीब 20 व्यापारियों ने मुझे 1 वर्ष के लिए अवधि के लिए नियुक्त कर लिया। इसके बाद अब्दुल्ला ने मेरे लिए ज़रूरी फर्नीचर खरीदा, उन पैसों के बदले में जिसे वे मेरे भारत जाने पर देने की सोच रहे थे। इस प्रकार मैं नेटल में बस गया। 18 रंगभेद। न्याय की अदालत का प्रतीक एक निष्पक्ष और अंधी लेकिन दुखी औरत है जिसने एक तराजू की डंडी पकड़ी हुई है और इसके पलड़े बराबर से संतुलित हैं। भाग्य ने यह उद्देश्य से उसे अंधा बनाया है जिससे वह व्यक्ति के बाह्य रूप के अनुसार नहीं बल्कि उसके अंदर की अच्छाइयों या बुराइयों के आधार पर न्याय करे। लेकिन नेटल की कानूनी सोसाइटी ने सर्वोच्च न्यायालय को इस सिद्धांत से हटकर और इसके प्रतीक की धारणा के विरुद्ध कार्य करने के लिए मना लिया। मैंने सर्वोच्च न्यायालय में एक वकील की तरह नामांकित करने की अर्जी दी। मेरे पास बम्बई हाई कोर्ट का प्रवेश प्रमाण पत्र था। जब मैंने स्वयं को वहाँ रजिस्टर किया था तब मुझे अपना इंग्लिश सर्टिफिकेट वहाँ जमा करना पड़ा था। प्रवेश करने के लिए 2 चरित्र प्रमाण पत्र भी जमा करने जरूरी थे। यह सोचकर कि 2 यूरोपियन द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र इसे ज़्यादा मूल्यवान बना देंगे, मैंने 2 जाने माने यूरोपियन व्यापारियों से उन्हें प्राप्त किया था। उन्हें मैं सेठ अब्दुल्ला की वजह से जानता था। प्रार्थना पत्र को बार के किसी सदस्य के द्वारा दिया जाना था और नियमानुसार अटॉर्नी जनरल इस तरह के प्रार्थना पत्र बिना फीस के देते थे। मिस्टर एक्स कॉम्बे, जैसा कि हम जानते हैं, वे मैसर्स दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के कानूनी सलाहकार थे। वे अटॉर्नी जनरल थे। मैं उनके पास गया और उन्हें तुरंत मेरे प्रार्थना पत्र को देना स्वीकार कर दिया। ला सोसाइटी ने एक नोटिस जो मेरे न्यायालय में प्रवेश पाने का प्रार्थना पत्र था उसका विरोध करते हुए मुझे नोटिस भेजा जिसने मुझे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। उनमें से एक ऐतराज़ मेरा इंग्लिश सर्टिफिकेट का न होना बताया गया था, लेकिन मुख्य वजह थी कि वकीलों के प्रवेश करने के नियम के अनुसार किसी अश्वेत व्यक्ति के प्रवेश के बारे में सोचना
सोचा नहीं गया था। नेटल का विकास यूरोपियन उद्यमों की वजह से हुआ था, इसीलिए ज़रूरी था कि यूरोपियन सदस्य बार में ज़्यादा हो। यदि अश्वेत लोगों में को प्रवेश दिया जाता तब वे यूरोपियन लोगों से संख्या में अधिक हो सकते थे और उनकी सुरक्षा की दीवार टूट जाती। ला सोसाइटी ने एक प्रसिद्ध वकील को अपने विरोध करने के समर्थन के लिए अनुबंधित किया था। वे भी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी से संबंधित थे। उन्होंने सेठ अब्दुल्ला के द्वारा संदेश भेजा कि मैं उनसे मिलूं। उन्होंने मुझे निसंकोच बातचीत की, मेरे पिछले जीवन के बारे में पूछा जो मैंने उन्हें बताया। फिर उन्होंने कहा, मेरे पास तुम्हारे विरोध में बोलने के लिए कुछ नहीं है। मुझे केवल यही डर था कि कहीं तुम उपनिवेश में जन्मे साहसी और जोखिम उठाने वाले तो नहीं हो, और यह तथ्य कि तुम्हारे प्रार्थना पत्र के साथ मूल प्रमाण पत्र नहीं था, इसने मुझे शंका में डाला। ऐसे भी लोग रहे हैं जिन्होंने ऐसे डिप्लोमा का उपयोग किया जो उनके नहीं थे, और जिन यूरोपियों के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र तुमने दिए हैं उनका मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है। वे तुम्हारे बारे में कितना जानते हैं, उनका तुम्हारे साथ कितना परिचय है। मैंने कहा, यहाँ हर कोई मेरे लिए अजनबी है, यहाँ तक कि सेठ अब्दुल्ला भी मुझे यहीं जान पाए थे। फिर तुमने कहा कि वह भी वहीं से हैं जहाँ से तुम हो। यदि तुम्हारे पिता वहाँ प्रधानमंत्री थे तब सेठ अब्दुल्ला निश्चित रूप से तुम्हारे परिवार को जानते होंगे। यदि तुम उनका शपथ पत्र लाओगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं खुशी खुशी ला सोसाइटी को तुम्हारे प्रार्थना पत्र का विरोध करने से मना कर दूंगा। इस बात ने मुझे बहुत क्रोधित किया, लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। मैंने मन ही मन सोचा, यदि मैं दादा अब्दुल्ला का प्रमाण पत्र संकलन करता तब वे यह कहकर रिजेक्ट कर देते कि उन्हें यूरोपियन का प्रमाण पत्र चाहिए था और मेरा वकील की तरह प्रवेश पत्र का मेरे जन्म और पहले के विवरण से क्या लेना देना था। कैसा मेरा जन्म चाहे मुझे वह शूद्र या आपत्तिजनक बताए, उसे वे मेरे विरोध में कैसे उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपने को काबू में रखा और कहा, यद्यपि मैं यह नहीं मानता कि लाल सोसाइटी को इन विवरणों को जानने का अधिकार है, मैं पूरी तरह से जिस प्रकार का शपथ पत्र आप चाहते हैं वह देने का तैयार हूँ। सेठ अब्दुल्ला का शपथ पत्र तैयार किया गया और ला सोसाइटी के वकील को दे दिया गया। उसने कहा कि वह संतुष्ट था, लेकिन ला सोसाइटी तुरंत संतुष्ट नहीं थी। उनसे सर्वोच्च न्यायालय में मेरे प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया था, जिसने बिना मिस्टर स्कोम्बे के बजाय जवाब का इंतजार किए विरोध को निरस्त कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने लिखा, यह आपत्ति की प्रार्थी के मूल सर्टिफिकेट नहीं जमा किया, इसमें कोई तथ्य नहीं है। यदि उसने नकली शपथ पत्र बनवाए हैं तो उसे सजा दी जा सकती है और उनका नाम सूची से निकाला जा सकता है। यदि वह दोषी साबित होता है, कानून श्वेत और अश्वेत व्यक्ति को कोई भेद नहीं सकता है। इसीलिए कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है कि वह मिस्टर गांधी को एक वकील के तरह पंजीकृत होने से रोके। हम उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हैं। मिस्टर गांधी, आप शपथ ले सकते हैं। मैं खड़ा हुआ और मजिस्ट्रार के सामने शपथ ली। जैसे ही मैंने शपथ ली, मुख्य न्यायाधीश ने मुझे संबोधित करते हुए कहा, मिस्टर गांधी, अब आपको अपनी पगड़ी उतारनी होगी। आपको कोर्ट के नियम जो उन्होंने कहा यहाँ के काम करने वाले बैरिस्टरों के लिए बनाए हैं, उन्हें मानना पड़ेगा। मैंने भी अपनी सीमाएं देखी और उस पगड़ी को, जिसे मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में उतारने से मना कर दिया था, उसे सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मानते हुए उतार दिया। यही नहीं, यदि मैं उनके आदेश की अवहेलना करता तब इस तरह का विरोध न्यायोचित नहीं था। लेकिन मैं अपनी शक्ति बड़ी लड़ाइयों के लिए बचाकर रखना चाहता था। मुझे अपनी कुशलता को
एक योद्धा की तरह अपनी पगड़ी पहनने पर ख़त्म नहीं करना था। यह एक बेहतर वजह के लिए किया जाएगा। सेठ अब्दुल्ला और अन्य मित्रों को मेरा इस तरह करने उनके आगे झुकना पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि मुझे कोर्ट में प्रैक्टिस करते समय अपनी पगड़ी पहनने के अधिकार पर अड़े रहना चाहिए था। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। मैंने उन्हें इस कहावत पर चलने के लिए कहा, जब आप रोम में हैं तब आप वैसा ही करिए जैसा रोमवासी करते हैं। मैंने कहा, उनके आदेश को न मानना सही होता यदि भारत में कोई अंग्रेज अफसर या जज आपको पगड़ी उतारने को कहता, लेकिन नेटल राज्य में जब एक कोर्ट का अफसर कहता है तब यह नेटल के कोर्ट के रिवाज की अवहेलना होती। मैंने अपने मित्रों को इसी तरह के उदाहरण से शांत किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट कर पाया। इस मामले में इस सिद्धांत को लागू होने को परिस्थितियों के अनुसार देखने की ज़रूरत थी, लेकिन अपने पूरे जीवन में सत्य पर जोर देने ने मुझे समझौते की खूबसूरती को समझाना सिखाया। मैंने अपने जीवन के बाद में देखा कि सत्याग्रह में यह भावना उसका अभिन्न अंग था। इसकी वजह से मैंने अक्सर अपने जीवन को खतरे में डाला और अपने मित्रों की असंतुष्टि भी झेली, लेकिन सत्य जिद की तरह कठोर और फूल की खिलने की तरह कोमल है। ला सोसाइटी के विरोध ने एक बार फिर से दक्षिण अफ्रीका में मेरा प्रचार करवाया। ज़्यादातर सभी अखबारों ने इस विरोध की आलोचना की और ला सोसाइटी पर इस ईर्ष्यालु होने का दोष लगाया। इस तरह के प्रचार ने मेरा काम काफ़ी हद तक आसान कर दिया। 19 नेटल भारतीय कांग्रेस। एक वकील की तरह मेरा कार्य काफ़ी हद तक एक अधीनस्थ व्यवसाय रहा। यह जरूरी था कि मैं सार्वजनिक कार्य पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करूं, जिसके लिए मैं अपने नेटल में होने की वजह के साथ न्याय कर सकूं। मताधिकार बिल के विरोध में याचना को भेजना अपने आप में काफ़ी नहीं था। उपनिवेश के राज्य सचिव पर अपनी छाप छोड़ने के लिए लगातार आंदोलन का होते रहना जरूरी था। इस ध्येय से यह जरूरी समझा गया कि इसके लिए एक अस्थायी संगठन बनाने की ज़रूरत थी। मैंने सेठ अब्दुल्ला और अन्य मित्रों के साथ सलाह मशविरा किया और इस स्थायी प्रकृति वाला सार्वजनिक संगठन बनाने का निर्णय लिया। नए संगठन के लिए नाम खोजना इसने मुझे बहुत उलझन में डाल दिया। इसको किसी पार्टी विशेष से मुक्त रहना था। कांग्रेस जिससे मैं परिचित था, वह इंग्लैंड के कंजर्वेटिव के साथ सही सामंजस्य में नहीं थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस भारत का जीवन थी। मैं इस नाम को नेटल में फैलाना चाहता था और इसे अपनाने में हिचकिचाहट एक प्रकार से कायरता प्रतीत होती थी। इसीलिए अपने कारणों के बारे में पूरी सफाई देते हुए मैंने इस संगठन का नाम नेटल इंडिया कांग्रेस रखने का सुझाव दिया और 22 मई को नेटल इंडिया कांग्रेस अस्तित्व में आई। इस दिन दादा अब्दुल्ला का विशाल कमरा लोगों से खचाखच भरा था। कांग्रेस को सभी जो वहां उपस्थित थे उनकी सहमति मिली। इसका संविधान सरल था और सदस्यता बहुत महंगी थी। केवल वही इसका सदस्य हो सकता था जो 5 शिलिंग हर माह देगा। समृद्ध वर्ग को जितना ज़्यादा हो सके उतना देने के लिए कहा गया। अब्दुल्ला सेठ ने 2 पाउंड हर माह देते हुए सूची में प्रथम स्थान पाया। 2 अन्य मित्रों ने भी ऐसे ही किया। मैंने सोचा मुझे भी सदस्यता लेने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। मैंने 1 पाउंड प्रति माह के हिसाब से सदस्यता ली। यह मेरे लिए कोई कम रकम नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा इतना तो मैं दे सकता था। ईश्वर ने इसमें मेरी मदद की। हमें कई सदस्य मिले जो 1 पाउंड प्रति माह देने को तैयार थे। सदस्य जिन्होंने 10 शिलिंग देकर सदस्यता ली,
उनकी संख्या भी ज़्यादा थी। इसके अलावा लोगों ने दान में भी धन दिया, जिसे कृतज्ञतापूर्ण ढंग से स्वीकार कर लिया गया। अनुभव बताता है कि किसी ने भी बिना कहे अपनी सदस्यता राशि नहीं दी। डरबन से बाहर के सदस्यों को अक्सर फ़ोन करना असंभव था। कभी कभी उत्साह होता तो कभी खत्म हो जाता। यहाँ तक कि डरबन के सदस्यों को भी कई बार सदस्यता राशि देने के लिए कहना पड़ता। सदस्यता शुल्क लेने का जिम्मा मुझे दिया गया था, क्योंकि मैं सचिव था। एक स्थिति ऐसी भी आई कि मुझे अपने क्लर्क को पूरे दिन जमा करने के कार्य में लगाना पड़ता। वह आदमी इस कार्य से परेशान हो गया और मुझे लगा यह स्थिति में सुधार लाना है तो सदस्यता शुल्क को वार्षिक बनाना पड़ेगा, मासिक नहीं, और वह भी सख्ती से अग्रिम में लेना होगा। मैं कांग्रेस की सभा बुलाई। सबने सदस्यता शुल्क वार्षिक करने का स्वागत किया और उसके लिए कम से कम 3 पाउंड राशि अनिवार्य की। इस प्रकार शुल्क एकत्रित करने का काम सहज हो गया। मैं शुरू से ही सीख लिया था कि सार्वजनिक कार्य को सुधार की राशि से ही नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों की ज़्यादातर बातों पर विश्वास किया जा सकता है, सिवा धन संबंधित बातों के। मैंने कभी नहीं देखा कि लोग इतनी सदस्यता शुल्क जल्दी से दे दें जितना उन्होंने देने के लिए कहा था। और नेटल के भारतीय कोई अलग नहीं थे, इसीलिए कोई भी कार्य शुरू नहीं किया गया जब तक उसके लिए फंड एकत्रित नहीं हुआ। इस प्रकार नेटल इंडिया कांग्रेस को कभी कर्ज नहीं लेना पड़ा। मेरे सहयोगियों ने सदस्यों को बनाने के लिए असाधारण उत्साह दिखाया। यह ऐसा काम था जिसमें उनकी रुचि भी थी और उनके लिए यह अमूल्य अनुभव भी था। ये बड़ी संख्या में लोग नगद धनराशि के साथ सदस्यता ग्रहण करने आए। गांवों के अंदर यह कार्य मुश्किल था। लोगों को सार्वजनिक कार्यों की प्रकृति के बारे में कुछ पता नहीं था, फिर भी उन्हें दूर दूर जाने का नियंत्रण मिलता था और हर जगह में प्रतिष्ठित व्यापारी अपने आदर सत्कार में कोई कमी नहीं करते। सदस्यता शुल्क एकत्रित करते समय एक अवसर पर हमारी स्थिति काफ़ी कठिन थी। हमने सोचा हमारा मेज़बान 6 पाउंड की राशि देगा, लेकिन उसने 3 पाउंड से ज़्यादा देने से इनकार कर दिया। यदि हम उससे यह राशि स्वीकार कर लेते तब अन्य भी ऐसा ही करते और हमारी संग्रह राशि खतरे में पड़ जाती। यह देर रात का समय था और हम सब भूखे थे, लेकिन हम बिना निश्चित राशि के लिए खाना कैसे खा सकते थे। उनको मानने के हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो गए थे। मेज़बान अपनी जिद पर अड़े थे। शहर के दूसरे व्यापारियों ने भी उनको मनाने की कोशिश की। हम पूरी रात बैठे रहे। वह 1 इंच भी आगे पीछे नहीं हो रहा था। मेरे ज़्यादातर सहयोगी गुस्से से धधक रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने पर नियंत्रण रखा हुआ था। आखिरकार जब सुबह होने को आई तब मेज़बान राजी हो गए। उन्होंने 6 पाउंड दिए और हमें दावत खिलाई। यह टुंगाड में हुआ था, लेकिन इस घटना का असर दूर जैसे उत्तरी किनारे कर स्ट्रेजर और अंदर चार्ल्सटाउन तक हुआ। इससे हमारी सदस्यता राशि जल्दी इकट्ठी हो गई। सदस्यता धनराशि को एकत्रित करना अकेला काम नहीं था। वास्तव में मैंने इस सिद्धांत को पहले ही समझ लिया था कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कभी अपने पास नहीं रखना चाहिए। सभा महीने में 1 या हफ्ते में भी रखी जाती थी। मीटिंग में पूर्ववर्ती बैठक की कार्रवाई को पढ़ा जाता और सभी प्रकार के प्रश्नों के बारे में चर्चा होती। लोगों को सार्वजनिक चर्चा में संबंधित और मतलब का बोलने की आदत नहीं थी। हर एक खड़े होकर बोलने में हिचकिचाते थे।
हिचकिचाते। मैंने उन्हें मीटिंग की प्रक्रिया के नियम समझाए और उन्हें उसे समुचित आदर दिया। उन्हें असहाय एहसास हुआ कि यह उनके लिए एक शिक्षा की तरह था और कई जो दर्शकों के सामने बोल नहीं पाते थे, उन्होंने भी जल्दी सोचने और सार्वजनिक हित के बारे में जन साधारण को संबोधित करने का गुण सीख लिया। यह सोचते हुए कि छोटे मोटे कार्यों में बड़ी धनराशि व्यय हो जाती है, मैंने शुरू में रसीद पुस्तिका न छापने की सोची थी। मेरे पास ऑफिस में साइक्लोस्टाइल मशीन थी जिसमें से मैं रसीद और रिपोर्ट की प्रतिलिपियां निकालता रहता था। इस तरह की चीज़ों में को मैंने तब भी छापना शुरू किया जब कांग्रेस का खजाना पूरा भरा हुआ था और अब सदस्यों की संख्या और कार्य बढ़ गया था। इस तरह की बचत हर संगठन के लिए ज़रूरी है, यह जानते हुए कि ऐसा हमेशा नहीं होता है। इसीलिए मैंने सही ढंग से हर छोटी से छोटी बातों को छोटे मगर बड़े होते संगठन में उचित ढंग से लिखने की सोची। लोगों को चंदा देने के बाद रसीद की परवाह नहीं करती थी, लेकिन हम हमेशा रसीद देने पर जोर देते। इस प्रकार पैसे का हिसाब रहता और मैं यह दावा कर सकता हूँ कि सन 1894 के हिसाब पुस्तिका को आज भी नेटल इंडिया कांग्रेस के रिकॉर्ड में देखा जा सकता है। किसी संगठन के लिए हिसाब किताब रखना एक योग्यता है, इसके बिना इसकी प्रतिष्ठा पर आँच आ सकती है। बिना उचित ढंग से हिसाब किताब रखने से सत्य को शुद्ध रूप से बनाए रखना असंभव है। कांग्रेस की दूसरी विशेषता यहाँ उपनिवेश में पैदा हुए शिक्षित भारतीयों की सेवा थी। कॉलोनियल बार्न इंडियन एजुकेशन एसोसिएशन की स्थापना कांग्रेस के अंतर्गत हुई। इसके अधिकतर सदस्य शिक्षित युवा थे। उन्हें नाममात्र का सदस्यता शुल्क देना पड़ता। एसोसिएशन उनकी ज़रूरतों और शिकायतों को बताता, उनके बीच विचारों को जागृत करता और उन्हें भारतीय व्यापारियों के संपर्क में लाता। उन्हें समुदाय की सेवा की जरूरत से अवगत करवाता। यह एक प्रकार की वाद विवाद सोसाइटी थी जिसके सदस्य नियमित रूप से मिलते और विभिन्न विषयों पर बोलते और पढ़कर सुनाते। एसोसिएशन में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी खोली गई। कांग्रेस की तीसरी विशेषता इस प्रचार था जिसके दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड में अंग्रेजी को जानना और भारत के लोगों को नेटल की वास्तविक परिस्थितियों से अवगत कराना था। इस लक्ष्य को सामने रखते हुए मैंने 2 पर्चे लिखे। पहला था एन अपील टू एवरी ब्रिटेन इन साउथ अफ्रीका। इसमें एक वक्त था जिसके समर्थन में तथ्य थे जो नेटल के भारतीयों की वास्तविक परिस्थितियों के बारे में था। दूसरे का शीर्षक था द इंडियन फ्रेंचाइज एन अपील। इसमें नेटल के भारतीय मताधिकार का संक्षिप्त इतिहास था जिसमें तथ्य और आंकड़े थे। मैंने इन पर्चों को तैयार करने में बहुत मेहनत और अध्ययन किया था जिसका बहुत सकारात्मक असर रहा। उन्हें चारों तरफ बांटा गया। इन सब कार्यकलापों के परिणाम स्वरूप दक्षिण अफ्रीका में अनेक भारतीय मित्र बने और भारत की सभी पार्टियों की सक्रिय सहानुभूति प्राप्त हुई। इसने दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के लिए एक निश्चित कार्य योजना बनाने का रास्ता खोला। 20 बाल सुंदरम। हृदय की ईमानदारी और सच्ची इच्छा हमेशा पूरी होती है। मैंने अपने अनुभवों से अक्सर में ऐसा होते देखा है। गरीबों की सेवा मेरे हृदय की इच्छा थी और इनसे हमेशा मुझे गरीबों के बीच फेंका है और मुझे स्वयं को उनके साथ पहचान बनाने और मिलाने के योग्य बनाया है। यद्यपि नेटल इंडिया कांग्रेस के सदस्यों में उपनिवेश में जन्मे भारतीय और क्लर्क समुदाय शामिल थे, लेकिन
अकुशल मजदूर वर्ग और बंधुआ मजदूर अब भी इसके दायरे से बाहर थे। कांग्रेस अभी तक उनकी नहीं हुई थी। वे इसकी सदस्यता शुल्क देने में असमर्थ थे और इसके सदस्य नहीं बन सके थे। कांग्रेस उनसे अपने संपर्क उनकी सेवा करके ही बना सकती थी। एक ऐसा अवसर आया जिसके लिए सब सदस्य और मैं तैयार नहीं थे। मुझे वकालत करते हुए अभी केवल 3-4 महीने मुश्किल से ही हुए थे और इस क्षेत्र में मैं अभी एकदम नया था। तब एक तमिल व्यक्ति फटे कपड़े में अपनी पगड़ी हाथ में लिए आया। उसके आगे के दांत टूटे और मुंह से खून निकल रहा था। वह मेरे सामने रोते और कांपते हुए खड़ा हो गया। इसके मालिक ने उसे बुरी तरह मारा था। मैंने अपने क्लर्क से उसके बारे में पता किया। वह भी तमिल था। बालसुंदरम यह उस आगंतुक का नाम था। वह डरबन के एक प्रसिद्ध यूरोपियन निवास का बंधुआ मजदूर था और वहाँ अपना अनुबंधित समय काट रहा था। मालिक उससे नाराज था और क्रोध में उसने अपना आपा खो दिया था। उसने बालसुंदरम को बहुत बुरी तरह पीटा और उसके आगे के 2 दांत तोड़ दिए थे। मैंने उसको डॉक्टर के पास भेजा। उन दिनों श्वेत डॉक्टर उपलब्ध होते थे। मैं डॉक्टर से बालसुंदरम का एक सर्टिफिकेट चाहता था जिसमें उसे किस प्रकार की चोट लगी थी उसके बारे में लिखा हो। मैंने सर्टिफिकेट लिया और उसे सीधे उस घायल व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास ले गया और उसे डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिया। मजिस्ट्रेट ने उसे पढ़ा। वह बहुत क्रोधित हुआ और उस मालिक के विरुद्ध समन जारी कर दिया। मैं मालिक को किसी प्रकार की सज़ा नहीं दिलवाना चाहता था। मैं केवल उससे उसका अनुबंध खत्म करना चाहता था। मैंने बंधुआ मजदूर के बारे में कानून पढ़ा था। यदि सामान्य नौकर बिना किसी नोटिस के मालिक के नौकरी छोड़ता था तो उसका मालिक उस पर सिविल कोर्ट में दावा कर सकता था। लेकिन बंधुआ मजदूर के मामले में कानून एकदम अलग था। उन्हीं परिस्थितियों में उसकी कार्यवाही क्रिमिनल कोर्ट में होती और दोषी पाए जाने पर उसे सज़ा मिलती। इसीलिए सर विलियम हंटर ने बंधुआ प्रणाली को गुलामी की तरह बुरा कहा था। गुलाम की तरह ही एक बंधुआ मजदूर मालिक की संपत्ति था। बालसुंदरम को आज़ाद करने के 2 तरीके थे। या तो बंधुआ मजदूर था, प्रोटेक्टर उसके अनुबंध को समाप्त करता या उसे किसी और को दे देता, या बालसुंदरम का मालिक उसे आज़ाद कर देता। मैं इसके मालिक के पास गया और उससे कहा, मैं आपके विरोध में कोई कार्य नहीं करना चाहता और आपको सज़ा नहीं दिलवाना चाहता। मैं सोचता हूँ आपको इसका एहसास होगा कि कितनी बुरी तरह से आपने उसे पीटा है। यदि आप उसके अनुबंध को किसी अन्य को दे दें तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। इस बात के लिए वह तुरंत तैयार हो गया। फिर मैं प्रोटेक्टर के पास गया। वह भी तैयार हो गया, एक शर्त पर कि मैं उसका मालिक ढूंढूंगा। इस प्रकार मैं इस नए मालिक की खोज में गया। मालिक को यूरोपियन होना चाहिए था क्योंकि कोई भी भारतीय बंधुआ मजदूर नहीं रख सकता था। उस समय मैं बहुत कम यूरोपियन को जानता था। उनमें से मैं एक से मिला। वह बालसुंदरम को रखने के लिए तैयार हो गया। मैंने उसकी दयालुता के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर की। मजिस्ट्रेट ने बालसुंदरम के मालिक को सजा दी और उससे लिखित पत्र लिया कि वह उसे किसी अन्य यूरोपियन को देने के लिए तैयार है। बालसुंदरम का केस हर बंधुआ मजदूर के कानों तक पहुंच गया और वे मुझे अपना मित्र समझने लगे। मैंने इस संपर्क को बहुत खुशी से स्वीकार किया। बंधुआ मजदूर अब नियमित रूप से मेरे पास आने लगे और मुझे उनकी खुशियों और दुखों को जानने का मौका मिला। बालसुंदरम केस की खबर दूर मद्रास तक पहुंची। अलग अलग प्रांतों से बंधुआ मजदूर को जो नेटल गए थे, उन्हें अपने इस बंधुआ मजदूर भाई के केस के बारे में पता चला। यह केस कोई असाधारण मामला नहीं था। केवल यह तथ्य कि नेटल में कोई था जो उनके पक्ष में था और उनके लिए सार्वजनिक रूप से कार्य करता है, इसने बंधुआ मजदूर में एक
प्रसन्नतापूर्ण आश्चर्य और उनके अंदर आशा जागृत की। मैंने बताया था कि बालसुंदरम हाथ में पगड़ी लिए हुए मेरे ऑफिस में घुसा था। इन सब परिस्थितियों में एक बेचारी थी जो हमारी दीनता बयान कर रही थी। मैंने यह किस्सा भी बताया है कि जब मुझे पगड़ी उतारने के लिए कहा गया था। इस प्रथा में हर बंधुआ मजदूर, हर भारतीय अजनबी को पगड़ी उतारने के लिए कहा जाता है जब वह किसी यूरोपियन के पास जाता है, चाहे वह सिर पर टोपी पगड़ी या सिर पर स्कार्फ बांधा हो। दोनों हाथ जोड़कर सैल्यूट करना काफ़ी नहीं था। बालसुंदरम ने सोचा इस अभ्यास को वह मेरे साथ ही भी करेगा। यह मेरा पहला अनुभव था। मुझे यह बहुत अपमानजनक लगा। मैंने उसे अपनी स्कार्फ को बांधने के लिए कहा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के स्कार्फ बांधा, लेकिन मैं उसके चेहरे की खुशी को देख सकता था। मेरे लिए यह हमेशा रहस्य ही रहा है कि कैसे लोग दूसरे को अपमानित होते देखकर खुश हो सकते हैं। 21. 3 पाउंड का टैक्स। बालसुंदरम के केस ने बंधुआ मजदूरों के साथ मेरा संपर्क स्थापित कर दिया। उनकी स्थिति का अध्ययन करने के लिए जिसने मुझे उत्प्रेरित किया वह था उन्हें विशेष भारी टैक्स के अंदर लाने का प्रचार। सन 1894 में नेटाल सरकार ने 2.5 पाउंड का टैक्स भारतीय अनुबंध मजदूरों पर लगाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव ने मुझे आश्चर्य में डाल दिया। मैंने यह मामला कांग्रेस के सामने विचार के लिए रखा और तुरंत इसके विरोध में जरूरी कदम उठाने का निर्णय लिया। पहले मुझे इस टैक्स की उत्पत्ति के बारे में बताना चाहिए। सन 1860 में नेटल के यूरोपियनों ने देखा कि यह वहाँ गन्ना की खेती करने की काफ़ी गुंजाइश है। तब उन्हें इसके लिए मजदूर की ज़रूरत महसूस हुई। बिना बाहरी परिश्रम के गन्ना उगाना और चीनी बनाना असंभव था, क्योंकि नेटल के निवासी जूलू इस तरह की काम के लिए उपयुक्त नहीं थे। नेटल सरकार ने तब भारतीय सरकार से इस बारे में पत्राचार शुरू किया और उनसे भारतीय मजदूरों की नियुक्ति के लिए इजाज़त ली। इन रंगरूटों के साथ नेटल में काम करने के लिए 5 वर्ष के लिए अनुबंध पर उनके हस्तक्षेप लिए गए और अनुबंध समाप्ति पर वे वहां बस सकते थे और जिस जमीन पर वे खेती कर रहे थे उस पर उनका पूरा अधिकार हो गया था। इस तरह के प्रलोभन उन्हें दिए गए क्योंकि गोरे तब अपनी खेती को भारतीय मजदूरों पर अनुबंध समाप्ति पर और उसमें और सुधार करने की सोच रहे थे, लेकिन भारतीयों ने उन्हें उनकी उम्मीद से ज़्यादा दिया। उन्होंने बड़ी मात्रा में सब्जियां उगाई। उन्होंने कई भारतीय किस्मों को शुरू किया और स्थानीय किस्मों को सस्ता उगाना संभव किया। उन्होंने आम की किस्में भी लगाई। उनका उद्यम केवल खेती तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने व्यापार के क्षेत्र में भी कदम रखा। उन्होंने भवन बनाने के लिए ज़मीनें खरीदी और अपना स्तर एक मजबूत से घर और ज़मीन का मालिक बनाया। भारत से व्यापारी दक्षिण अफ्रीका आए और यहाँ व्यापार करने लगे। स्वर्गीय सेठ अबूबकर अमोद उनमें से सबसे पहले आए थे। शीघ्र ही उन्होंने एक व्यापक व्यवसाय बना लिया। गोरे व्यापारी चौकन्ने हो गए जब उन्होंने सबसे पहले भारतीय मजदूरों का स्वागत किया। तब तक उन्होंने उनके व्यापार कौशल को नहीं समझा था। उन्हें स्वतंत्र खेतिहर की तरह तो सहा जा सकता था, लेकिन व्यापार में उनकी स्पर्धा को सहा नहीं जा सकता था। इसने भारतीयों के प्रति मनमुटाव और विरोध का बीज बोया। कई अन्य कारणों से भी यह दुराव बढ़ा। हमारा अलग रहने का तरीका, हमारी सादगी, हमारा छोटी से छोटी उपलब्धियों से खुश हो जाना, हमारा सफाई और स्वच्छता के किनारों के प्रति
नियमों के प्रति उदासीन होना और अपने चारों तरफ के वातावरण को साफ सफाई से रखने में कोई दिलचस्पी नहीं हो लेने की प्रवृत्ति और अपने घर की मरम्मत करवाने में कंजूसी बरतना, इन सब कमियों के साथ हमारा अलग धर्म कुल मिलाकर इन सब ने उनके विरोध की ज्वाला को बढ़ाया। मताधिकार से वंचित करने का बिल और अनुबंधित भारतीयों के लिए टैक्स लगाने का विरोध लगाकर उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया। इस विरोध के अलावा छोटी मोटी अड़चनें लगाई पहले से ही शुरू हो गई थी। पहला सुझाव था कि भारतीय मजदूरों को जबरदस्ती वापस भारत भेजना चाहिए, जिससे उनकी अनुबंध अवधि भारत में ही समाप्त हो। भारत सरकार द्वारा उनके इसको स्वीकार करने की संभावना नहीं थी। दूसरा प्रस्ताव रखा गया। नंबर 1, अनुबंधित मजदूर को अपनी अवधि समाप्ति पर वापस भारत जाना होगा, या नंबर 2, वह हर 2 वर्ष के लिए एक नया अनुबंध करेंगे और हर नए अनुबंध पर वेतन वृद्धि की जाएगी। अथवा नंबर 3, यदि वह वापस भारत जाने के अनुबंध को हर 2 वर्ष में फिर से नया करने का विरोध करते हैं तो उसे 25 पाउंड का टैक्स हर वर्ष देना होगा। एक विशिष्ट मंडल जिसमें सर हेनरी बिन्स और मिस्टर मेमन थे, उन्हें इस प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए भारत भेजा गया। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड एल्गिन थे। उन्होंने 25 पाउंड टैक्स को अस्वीकृत किया, लेकिन 3 पाउंड का पोल टैक्स लगाने के लिए तैयार हो गए। मैंने सोचा, जैसे कि मैं अब भी सोचता हूँ, कि यह वायसराय की तरफ से भयंकर भूल थी। इस तरह की स्वीकृति देते हुए उन्होंने भारत की भलाई के बारे में नहीं सोचा। उनका इस तरह नेटल के यूरोपियन को जगह देने का अधिकार उनकी ड्यूटी में नहीं था। 3-4 साल में अनुबंधित मजदूर, उनकी पत्नी और उनके हर 16 वर्ष से बड़े बेटे और 13 वर्ष से बड़ी बेटी पर यह टैक्स लगता। इस प्रकार 12 पाउंड का वार्षिक टैक्स एक 4 सदस्यों वाले परिवार, पति पत्नी और 2 बच्चों पर लगना, जबकि एक मजदूर की औसत आय 14 शिलिंग प्रति माह थी। यह घोर अन्यायपूर्ण था। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं था। हमने इस टैक्स के विरोध में कड़ा आंदोलन किया। यदि नेटल इंडिया कांग्रेस इस विषय पर शांत रहती, तब वायसराय 25 पाउंड टैक्स की स्वीकृति देता। 25 पाउंड से 3 पाउंड करना यह केवल कांग्रेस के आंदोलन की वजह से हुआ था। लेकिन ऐसा मेरा सोचना गलत भी हो सकता है कि यह भी संभव है कि भारत सरकार ने शुरू में ही इसका विरोध किया हो और इसे 3 पाउंड करवाया हो, चाहे कांग्रेस के विरोध आंदोलन का इसमें कोई हाथ न रहा हो। फिर भी भारत सरकार की तरफ से विश्वास को तोड़ा गया था। वायसराय, जो कि भारत के कल्याण का ट्रस्टी था, उसे इस तरह के अमानवीय टैक्स को स्वीकार नहीं करना चाहिए था। कांग्रेस इस 25 पाउंड से 3 पाउंड कराने को अपनी उपलब्धि नहीं मान सकती थी। यह अफसोस अभी भी था कि वह भारतीय अनुबंध मजदूरों के हितों की सुरक्षा नहीं कर पाई थी, और यह दृढ़ निश्चित हमेशा बना रहा कि इस टैक्स को हटाना है। लेकिन इसे होने में 20 साल लगे, और जब यह हुआ तब इसकी वजह केवल नेटल के भारतीय ही नहीं थे, बल्कि पूरे दक्षिण अफ्रीका के भारतीय थे। स्वर्गीय गोखले का विश्वास सहन का आंदोलन आखिरी आंदोलन बना, जिसमें अनुबंधित भारतीयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब गोलियां चलाई गई तो उनमें से कुछ की मृत्यु भी हुई और 10,000 को कड़ी सजा दी गई। आखिर में सत्य की विजय हुई। भारतीयों की पीड़ा उस सत्य की अभिव्यक्ति थी। फिर भी यह उनके गहरे और निश्चित गहन धैर्य और निरंतर प्रयास किए जाने की वजह से हुआ। यदि समुदाय नहीं लड़ता, कांग्रेस आंदोलन को छोड़ देती और उस टैक्स के आगे झुक जाती और इसे होना ही है, यह भावना रखती तो यह घृणित टैक्स भारतीय अनुबंधित मजदूरों से आज तक वसूला जाता, जो कि दक्षिण अफ्रीका
और पूरे भारतीयों के लिए हमेशा के लिए शर्म का कारण बनता। वीडियो देखने के